अगर आपने अब तक मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं रामदत्त त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मीडिया स्वराज। आज हमारे साथ बनारस के दो प्रतिष्ठित लोग हैं। एक है प्रोफेसर यूके चौधरी, जो नदी के इंजीनियर हैं या साइंटिस्ट हैं, रिवर साइंटिस्ट। दूसरे सुरेश प्रताप सिंह जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले चौधरी साहब, बनारस में इस समय दो बड़े अलार्मिंग या चिंताजनक मुद्दे सामने आ रहे हैं। एक तो गंगा जी का पानी हरा हो गया है, बहुत प्रदूषित होके, और ये कहा जा रहा है कि चूंकि वहां ललिता घाट पे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नदी की धारा में बना दिया गया, वो वजह है। और दूसरा एक जो चिंताजनक मुद्दा यह है कि जो पहले वहां कछुआ सेंचुरी बनने से रेत के पहाड़ खड़े हो गए थे, उस तरफ रेत, अब कछुआ सेंचुरी तो हट गई, लेकिन एक नहर बनाई जा रही है कई किलोमीटर लंबी। तो इन दोनों मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि वहां पर ये जो ललिता घाट पे एक बांध नुमा चीज बनाई जा रही है जिससे जलधारा अवरुद्ध हो गई है, वो क्या है, वो किस रूप में वहां बन रहा है और उसका नदी पे क्या असर पड़ रहा है? दशाश्वमेध घाट के डाउन स्ट्रीम में जितने भी घाट हैं वह हाई इरोजन जोन में पड़ता है। जैसे आप 80 घाट पर देखेंगे तो 10 मीटर के अंदर जो स्नान करने का जगह है वहां पर पानी की गहराई 1 से 1.5 मीटर है। यही गहराई दशाश्वमेध घाट पर लगभग 4 मीटर हो जाती है और पंचगंगा घाट पर लगभग 10-25 मीटर, 22 से 25 मीटर के आसपास है। जी बहुत ज्यादा गहरा है। इसलिए क्योंकि ग्राउंड वाटर, पंचगंगा घाट नाम ही इसलिए पड़ा कि भूजल का प्रवाह वहां पर बहुत तीव्र है, पुलिया होता है, वहां डिस्चार्ज बढ़ जाता है, किनारे पर गहराई बढ़ जाती है। तो स्पर बनाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन स्पर इसलिए ये लोग बनाए हैं, जो मलबा सब जमा हुआ है विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर बनाने में, जो मलबा सब जमा हुआ उसको डिस्पोज ऑफ करने का उनको सबसे ज्यादा अच्छा गंगा जी ही सुटेबल लगा। जबकि इसको सैंडबेड के डाउन स्ट्रीम, इसी के ठीक उस पार सैंडबेड पर मलबा को जमा करना चाहिए, क्योंकि वो डिस्पोजल सिस्टम है सॉलिड वेस्ट का। और डिफरेंट टाइप की जो वेस्ट हैं, शहर की वेस्ट, उसका डिस्पोजल साइट है सैंडबेड का डाउन स्ट्रीम। ऐसा इन लोगों ने किसी से सजेशन नहीं लिया। बीएचयू में गंगा रिसर्च सेंटर भी है, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, महामना मालवीय इंस्टीट्यूट है, लेकिन किसी से सजेशन नहीं लिया गया। उस मलबा को वहीं पर ललिता घाट पर डिस्पोज ऑफ करके विशाल बंद बना दिया गया। वो लगभग 100 फीट लंबा, 150-200 फीट चौड़ा है। अब बताइए, इतना बड़ा ये स्पर का काम कर रहा है, इस साइड में किनारे से जल का वेग कम हो जाएगा। जितना ही जल का वेग कम होगा उतना ही सेडिमेंटेशन होंगे, मिट्टी जमा होगी, फाइन मिट्टी जमा होगी, और मिट्टी जमा होगी तो गंगा धीरे धीरे घाटों को छोड़ेगी। ये पूरा जोन दशाश्वमेध से लेके डाउन स्ट्रीम में 80 घाट तक पूरा सिल्टेशन होगा। और ललिता घाट के पास पंचगंगा घाट तक बालू की भराव होगी उसमें, और उसके बाद बरुणा के पार लगभग मालविया ब्रिज के आसपास फिर कटाव शुरू होगा। यह स्पर बहुत ही गलत जगह पर गलत तरीकों से 90 डिग्री के एंगल पर बनाया गया है। 90 डिग्री के एंगल जो डायरेक्टली प्रवाह को अवरुद्ध करेगा। इससे जो हानियां होगी वह उसका माप नहीं किया जा सकता, और स्लोली एंड स्लोली जो 4-5 वर्ष में, 6 वर्ष में पूरा घाट सिल्टेड हो जाएगा। इसको आप चाहेंगे जो कुदाली से काट करके निकाल दिया जाए मिट्टी को, वो नहीं हो पाएगा।
इतना विशाल ढेर बन जाएगा मिट्टी का, यह कटाव, यह जमाव हो जाएगा घाट। जी एक सेकंड, जी जी मैं जरा सुरेश प्रताप जी, ये बनारस के लोग क्या सोचते हैं, ये जो ललिता घाट पे इतना 100 फीट बाई करीब 2-2.5 फुट का एक पक्का निर्माण किया गया है, और वो ऐसा नहीं लग रहा है कि मलबा डालने के लिए किया गया, वो ऐसा लगता है कि उनका पहले से प्लान था कि विश्वनाथ कॉरिडोर से जो गंगा जी के तक के आएंगे, तो यहाँ पर एक बड़ा हो सकता है आगे कुछ जैसे गोवा में या पेरिस में वहां बड़े बड़े बजरा या बोट चलाने का हो, जो भी है, तो क्या उस पर बनारस के लोग क्या सोचते हैं? हाँ देखिए, पहले ये आप समझ लीजिए कि ललिता घाट के सामने किस तरीके से इन्होंने धारा को बांधा है गंगा की जी, उसको करने के लिए साल भर से प्रक्रिया शुरू है, पिछले 1 साल से शुरू है। ये 10-15 पाइपें, लोहे की पाइपें गंगा में लगा दिए थे, गंगा की तलहटी में, आधी गंगा के उस पार और गंगा के अंदर से ही बालू खींच करके इस पार फेंक रहे थे। हाँ, वो बालू लिए लाखों बोरी प्लास्टिक की बोरियों में उस पार से, गंगा उस पार से जहां नहर बन रही है, नहर बनने के पहले अभी नहर नहीं बन रही थी, हाँ, बालू खोद करके बोरी में भरकर इस पार लाए और उसको गंगा की धारा में गिरा करके, जहां करीब 8-10 मीटर गहरा पानी है वहां पर गिरा करके धारा को बांधे और उधर से बालू फेंक रहे थे। हाँ, ये जब धारा को बांध लिए हैं, तब जो कॉरिडोर एरिया है वहां का मलबा ले आकर के फेंके फिर। तो 2 काम किए, अच्छा, एक तो बालू और दूसरा मलबा, इससे काट दिए। पहले ललिता घाट पर किए, ललिता घाट के बगल में एक मीर घाट है, मीर घाट पर ही उसके दूसरे किनारे पर काशी के जो डोम राजा हैं उनका घर पड़ता है। ये मीर घाट जो है दशाश्वमेध घाट से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। जी, जी। और उसके आगे जलासेन घाट, जलासेन घाट के बाद मणिकर्णिका शमशान। तो ये 4 घाटों को पाट दिए। ये पूरी एरिया करीब 800 मीटर है लंबाई में जी। और मेरे समझ से गंगा के अंदर 150 से 200 मीटर गंगा के अंदर बांध दिए हैं धारा को। अगर आप बनारस में देखे होंगे तो गंगा जी वहीं कर्व करती हैं, अर्धचंद्राकार जो स्वरूप है उसका रूप वहीं पर बनता है जी। तो धारा वहां बंध गई। उसके बाद जो काई दिखाई दी वो मणिकर्णिका शमशान से लेकर के पंचगंगा घाट के बीच में, इसी में 5-6 घाटें पड़ जाती हैं। वो पानी उसका रंग हरा हो गया था और छोटी काइयां थी। तो एक तो ये धारा को बांधने के कारण मुझे लगता है कि पानी का बहाव जो है, करंट उसमें कम रह गया, फ्लो नहीं हो पा रहा था, उसके कारण ये गंदगी हुई। बाद में कुछ अखबारों ने ये थ्योरी देना शुरू किया कि ये प्रयागराज से काई आई है बह करके। सवाल ये है कि अगर जो प्रयागराज से आती काई तो सबसे पहले 80 घाट पर दिखाई देती, लेकिन 80 घाट या उसके बाद केदार घाट है वहां दिखती, वहां नहीं दिखाई दे रही। जब यहाँ की काई खत्म हो गई, ये जो तूफान आया बंगाल वाला, उसके कारण हवा तेज बहना शुरू हुई तो काई इधर उधर बिखर गई थी। फिर वो काई दशाश्वमेध घाट से लेकर के केदार घाट के बीच में, केदार घाट के बगल में शंकराचार्य घाट है, वहां भी दिखी और काई का फैलाव जो है यहाँ हो गया। और अभी प्रोफेसर चौधरी ने जो बतलाया आपको गंगा की धारा के बारे में, तो आज से 4 दशक पहले, जिसको 80 नाला कहा जाता है, ये 80 नदी पहले थी, ये 80 घाट पर ही आकर मिलती थी। तो संगम वहीं पर था, संगम के कारण ही उसको 80 घाट बोला गया। तो ये इसको बंद कर दिया गया, इसकी धारा को। और ये धारा जो है वहां से करीब 2 किलोमीटर आगे संत रविदास घाट पर चला गया, नाले की धारा को ही बदल दिया गया। इसका परिणाम ये हुआ
इसका परिणाम ये हुआ कि 80 घाट पर गंगा का जो जो घाट है, उस घाट को छोड़कर गंगा 200 मीटर आगे खिसक गई जी। और याद होगा 2014 में प्रधानमंत्री आए थे तो वहीं पर फावड़े से जो है मिट्टी खोदे थे ताकि घाट जो है वो मिट्टी हटाई जा सके। जी। 2-3 साल खुदाता रहा, मिट्टियां हटती रही, लेकिन अब थक गए हैं लोग। इतनी मिट्टी वहां पड़ी है कि फुटबॉल के मैदान की तरह है। और उसके आगे तुलसी घाट है। तुलसी घाट पर जो बनारस की सबसे मशहूर लीला कृष्ण लीला होती थी, जिसको लक्खी मेला कहते हैं। बनारस में कुछ ऐसे मेले होते हैं जहाँ लाखों लोग डूबते हैं। तो वहां पर किनारा गंगा जी नहीं छोड़ती थी, लेकिन अब किनारा छोड़ करके करीब 15-20 मीटर आगे खिसक गए। तो 80 घाट से लेकर और दशाश्वमेध तक ये करीब 3 किलोमीटर, 2.5-3 किलोमीटर की एरिया है। यहाँ गंगा का पानी जो है घाट के किनारे को छोड़कर आगे खिसक चुका है। और प्रोफेसर चौधरी ने भी यह आशंका व्यक्त की है, ये जो बांध बनाया गया है, जो मीर घाट से लेकर और मणिकर्णिका समताप तक बांधा गया है, उसका परिणाम ये होगा कि गंगा जो है 80 घाट से लेकर दशाश्वमेध तक आगे खिसक जाएंगी और पंचगंगा घाट के आगे जो है कटान शुरू कर देंगी। वो जो नहर बन रही है उस पर, जो नहर पे हम बाद में आएंगे, नहर पे हम बाद में आएंगे। प्रोफेसर चौधरी, जैसा कि ये सुरेश प्रताप जी ने बताया कि ये एक चूंकि जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कि ये एक सुनियोजित प्लान था जिसके लिए बालू उधर से लाई गई और इधर से मलबा, जो आप बता रहे थे, जो विश्वनाथ कॉरिडोर में तमाम मकान तोड़े गए, मंदिर तोड़े गए, उनका मलबा। तो अब ये वहां बन गया पक्का, जिससे जलधारा अवरुद्ध हो गई है। तो इससे क्या नुकसान होगा बनारस का और गंगा जी का? लॉन्ग टर्म नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान यही होगा कि दशाश्वमेध के अपस्थिति में मिट्टी की भयावह जमाव होगी। इस जमाव के कारण पक्का घाट दूर हो जाएगा स्नान करने की जगह से, और रजता घाट, पंचगंगा घाट के बाद जो आपको सीन दिखाई दे रहा है वह सीन बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? हो सकता है कि मालवीय ब्रिज का जो एबटमेंट है वह इरोड कर जाए। मालवीय ब्रिज क्षतिग्रस्त हो सकता है। यदि बाढ़ तीव्र आई तो वरुणा एक्चुअली एक बैरियर का काम करती है, जो गंगा की धारा को टकरा करके स्टेबलाइज करती है। सेडिमेंटेशन वहां होता है, तो वरुणा एक स्टेबलाइजर का काम करती है। और 80 जो पीपल के पेड़ के पास 80 धारा मिलती थी, 80 नदी मिलती थी, वह सेडिमेंट को ऊपर उठाने के लिए, मिट्टी जमा नहीं हो इसके लिए वह संगम था। 80 का संगम केवल सेडिमेंट लोड को सस्पेंशन में रखना था। इसलिए आप देखे होंगे कि 80 घाट पर कभी मिट्टी नहीं जमा होती थी। 80 घाट कच्चा था, वहां पर मिट्टी जमाव का कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब समस्या आ गई, जो ही आपने शिफ्ट किया 80 को 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम, सेडिमेंटेशन शुरू हो गया। और वरुणा एक्चुअली इरोजन पॉकेट को भरती है, कटाव क्षेत्र को भरने वाली वरुणा है। इसलिए वाराणसी का क्षेत्र 80 और वरुणा के बीच का है। एक नदी सस्पेंशन में सेडिमेंट को रखती है, दूसरी नदी इरोजन पॉकेट को भरती है। इसलिए यह क्षेत्र स्टेबल क्षेत्र था, इसमें न कटाव होता था न जमाव होता था। साधारण देखिए, जितने भी घाट बने थे वो बैंक स्लोप के पैरेलल में थे। वो इंजीनियर लोग नहीं थे वो लोग, लेकिन बहुत ही दिमाग वाले थे। जो बैंक का स्लोप है उसके पैरेलल में घाट बना था। किसी घाट का स्लोप आप एक जैसा नहीं देखेंगे, यह उसकी महानता थी। लोग कैसे डिजाइन, कैसे बिना पढ़े लिखे आदमी कैसे डिजाइन किया था। उसी तरह मालवीय ब्रिज जो स्टेबल क्षेत्र में बना हुआ है,
क्योंकि वरुणा वहां मिलती है, वरुणा के कारण गंगा का इरोजन पॉकेट भर जाता है। इसलिए मालवीय ब्रिज का साइट बहुत सुटेबल था, अभी भी है, लेकिन इस बांध के बाद जो बंधिया बना है ललिता घाट पर, इसके बाद हो सकता है एबटमेंट इरोड कर जाए, गंगा का मालवीय ब्रिज का एबटमेंट पहला पियर इरोड कर जाए, या और उसके डाउन स्ट्रीम में इरोजन का प्रॉब्लम होगा। मालवीय ब्रिज पर लोग चढ़ेंगे कैसा, यह प्रॉब्लम होगा। ये सब समस्याएं आपको भविष्य में पनपेगी। और इसका इफेक्ट जो आप बनाए हैं वहां पर उसका इफेक्ट 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में और 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम में पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उतनी दूर तक वो सीमित रह जाएगा, बहुत दूर अप स्ट्रीम में, बहुत दूर डाउन स्ट्रीम इसका इफेक्ट आएगा। इसलिए जो रामनगर किला है वहां पर सेडिमेंटेशन का प्रॉब्लम होगा, हेवी सेडिमेंटेशन वहां होंगे। आप वहां पर घाट जो आप नदी बनाए हैं वो तो भर जाएगा ही, और उसके अलावे उसका क्षेत्र, सेडिमेंटेशन का क्षेत्र फैलेगा। आपकी जो उम्मीद है कि वहां पर जहाज चलाएंगे, यह संभव नहीं है। इसलिए आपके इस डिजाइन में अभी भी सुझाव यही दिया जा रहा है, मैं दे रहा हूं, अभी भी आप जो काम किए हैं उसको वहीं पर आप रुक करके इसके मॉडिफिकेशन कैसे हो, इसकी समस्याएं जो पनपने वाली है उस समस्याओं का निदान क्या हो, इसके लिए एक बैठक होनी चाहिए, इसकी समझने की बात। नहीं, ठीक है, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। आपने प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में पत्र भी लिखा है। दूसरा जो मुद्दा ये है कि ये जो उस पार बनारस के उस पार जो रेत थी ऊंची, तो उस पे ये नहर बनाई जा रही है, और उससे नहर से काफी गहरी नहर ये बन रही है, तो उससे बालू और मिट्टी भी काफी निकल रही है, दोनों ओर डाल रहे हैं। तो इसका क्या असर होगा प्रोफेसर चौधरी इस नहर का? एक चीज कहिए, हर एक कैनाल का जो डिजाइन करते हैं उसका डिजाइन पैरामीटर्स होता है। मैं पहला प्रश्न पूछता हूं, जो नदी आपने बनाया है बालू क्षेत्र में नहर, उसका डिस्चार्ज कितना है, कितना डिस्चार्ज के लिए वो नहर बना है, कोई इस प्रश्न का जवाब दे। इसका स्लोप कितना रखा गया है, इसका कोई जवाब दे। और बालू क्षेत्र में मुख्यतया 3 तरह के बालू हैं, कोर्स सैंड, मीडियम सैंड और फाइन सैंड, 3 तरह के क्षेत्र हैं। आरंभ में 80 घाट के सामने कोर्स सैंड आपको मिलेगा, उसके बाद दशाश्वमेध के बाद मीडियम सैंड, दशाश्वमेध के सामने मीडियम सैंड मिलेगा, उसके डाउन स्ट्रीम में फाइन सैंड मिलेगा। आपने जो डिजाइन किया कैनाल का वो किस सैंड के आधार पर किया, कितने डिस्चार्ज के लिए किया और किस सैंड के आधार पर किया, उसका स्लोप क्या रखा आपने। नदी का स्लोप इतना ही दूरी में 7 किलोमीटर में विभिन्न स्लोपें हैं, आपने क्या स्लोप उस कैनाल का रखा। और जो क्रॉस सेक्शनल शेप हैं वो चूंकि बालू अलग अलग तरीके के हैं, उनका कोफिशिएंट ऑफ रफनेस अलग अलग है, इसलिए आपको स्लोप कैसे आपने एक रखा, किस डिजाइन से आपने स्लोप डिसाइड किया, इसका स्लोप यह है। इसलिए डिजाइन आपका कैनाल का डिजाइन फॉल्स है। किसी भी इक्वेशन, कौन इक्वेशन आपने यूज किया कैनाल डिजाइन करने के लिए, कौन सा समीकरण आपने व्यवहार किया, आपका कैनाल का डिजाइन काल्पनिक है, सही डिजाइन आपका नहीं है। इसको सत्यापित किया जाना चाहिए कि किस आधार पर आपने डिजाइन किया कैनाल का। जी ठीक है, तो आपका ये कहना है कि उसका डिजाइन ही फाल्टी लग रहा है और कोई साइंटिफिक स्टडी के आधार पर नहीं है। सुरेश प्रताप जी, ये आप तो मैंने देखा आपका एक वीडियो आपने फेसबुक पे अपलोड किया है जिसमें आप वो जहां नहर बन रही थी वहां गए थे। पहली बात तो इस नहर बनाने का मकसद क्या लगता है, और आपको एक अनुभवी पत्रकार के नाते आपको क्या कहना चाहेंगे इस नहर जो बन रही है उसके बारे में, क्या आपका कमेंट? लेकिन ये नहर बनाने का मकसद ये रहा है जो विश्वंभर नाथ पिछले 4 एक सेकंड इसको चौड़ा करके
वो लोग जहाज चलाना चाहें, लेकिन इन लोगों को यह ज्ञान नहीं है कि वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, चंद्रापसारी बल के कारण जो घुमाव शक्ति ऋषि जो होता है, जिससे नीचे के बालू छन करके उस बालू क्षेत्र में जाते हैं, ऊपर का मिट्टी वाराणसी क्षेत्र में रहता है। लगता है कि चलनी से छान करके बालू को अलग कर दिया गया है। यह सेकेंडरी सर्कुलेशन का कमाल है। हर एक बेंड पर जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करते हैं, सेकेंडरी सर्कुलेशन जनरेट करता है। ऊपर की मिट्टी शहर की ओर, नीचे का बालू बालू क्षेत्र की ओर। इस मैकेनिक्स को लोग नहीं समझ पाते। बालू छानने की जो क्षमता है गंगा की या किसी नदी की, इसको लोग नहीं समझते हैं। नीचे का पोर्शन जो हेवी रहता है, बालू का रहता है, वह कनकेव साइड से कन्वेक्स साइड में, बालू के साइड में आता है। इसलिए आप पहाड़ जैसा बालू देखते हैं विभिन्न मोड़ों पर। और इसकी मैकेनिक बालू को संभाल पाना, बालू की व्यवस्था ही, जैसे हमारे किसी के पेट में रोग हो जाए, रोग का निदान कर जाए, कुछ जमा हो जाए पेट में, उसको रिमूव कर दिया जाए तो वह स्वस्थ हो जाता है। उसी तरह बालू कटाव का कारण है। हेवी एक्सेस डिपोजिशन ऑफ सैंड इज कॉजिंग द meandering, कटाव, फ्लड, पॉल्यूशन, एक्यूमुलेशन। इस बालू को नहीं समझना ही नदी को नहीं समझना है। इसलिए बालू की व्यवस्था ही नदी का तकनीकी ज्ञान है। इसी के आधार पर मैं कह रहा हूं, जितने भी पॉल्यूटेंट लोड हैं उसे बालू क्षेत्र में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। एसटीपी बालू क्षेत्र में बनना चाहिए। सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल जो शहर का होता है वो बालू क्षेत्र में होना चाहिए। कहां पर होना चाहिए वह बताऊंगा। कहां पर बालू क्षेत्र का जब बालू क्षेत्र में एसटीपी बनना चाहिए, कहां पर बालू क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट या अदर वेस्ट का डिस्पोजल हो तो होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं देता हूं, इलाहाबाद कुंभ में 4 करोड़ लोग जमा होते हैं, 3-4 करोड़। उनकी मलबा की, उनकी मलजल की व्यवस्था कौन करता है? सैंडबेड करता है। यदि सैंडबेड नहीं हो समस्या होगी। सैंडबेड के कारण ही जहां पर लोग पैखाना पेशाब करते हैं वही के बगल में गंगा में स्नान करते हैं। इस सैंड की शक्ति को 58 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो जाता है गर्मी में। पीएचडी थीसिस इसी पर है कि आप टोटल पॉल्यूटेंट लोड को सैंड बेड पर एसटीपी बना करके डिस्पोज ऑफ कीजिए। 3 ढलान का सिद्धांत यही है। 5 थ्योरी जो दिया हूं वह 5 थ्योरी यही सैंड की व्यवस्था है। फ्लड मैनेजमेंट कैसे हो, इरोजन मैनेजमेंट, मियांडरिंग कैसे हो, पॉल्यूशन मैनेजमेंट कैसे हो, इस सारे थ्योरी में डिस्कस है। ये थ्योरी 2008 में ही पब्लिश हुई। 5 थ्योरी जब रिवर मैनेजमेंट सरकार को भेजी है, सबको भेजी, क्यों नहीं इसका एप्लीकेशन होता है? और यह समझ लीजिए कि यह जो बालू का क्षेत्र, बालू में आपने केनाल बनाया है, ये केनाल कितना दिन चलेगा? सेडिमेंटेशन का जोन है, वो बालू भरना है। एक तो डिजाइन आपका गलत है, 100% डिजाइन आपका गलत है। किसी भी मेथड से आप यह इसको डिजाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर ग्राउंड वाटर का फ्लो है। सैंड के नीचे में ग्राउंड वाटर टेबल है। उस टेबल की व्यवस्था आपने कैसे की, कैसे डिजाइन किया, कैसे फाउंडेशन डेप्थ निकाला, कैसे बैंक का स्लोप निकाला, कैसे लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप निकाला, कितने डिस्चार्ज के लिए जब भरा रहता है वो तो कितने डिस्चार्ज के लिए आपने उस कैनाल को बनाया है। ये सब कोई आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई डेटा नहीं है। इसका अर्थ है कि आपने गलत बनाया, हाइपोथेटिकली आपने डिजाइन कर लिया है। तो प्रूव कीजिए कि कैसे आपने डिजाइन किया है। सारी चीजें हाइपोथेटिकल। जी आपके सवाल बहुत जायज हैं और आप ये सवाल कई सालों से उठाते रहे। अब हम सुरेश प्रताप सिंह जी से जरा जानना चाहेंगे कि आप खुद गए थे सुरेश जी वहां पर मौके पर, तो आपका वहां क्या समझ है आपकी कि भाई ये जो नहर बन रही है उससे क्या नुकसान होने वाला है बनारस का, और करीब इसमें कितना पैसा जाएगा, और प्रशासन का कहना क्या है इसके बारे में?
सुरेश जी। देखिए, हाँ, देखिए ये रामनगर किला के आगे से लेकर के राजघाट पुल तक ये पूरी एरिया करीब 10-12 किलोमीटर की है। और ये 10-12 किलोमीटर में खुदाई चल रही है पिछले 4 महीने से कम 40-50 जेसीबी लगी हुई हैं और दिन रात काम चल रहा है ताकि मानसून आने से पहले काम पूरा हो जाए। और इस खुदाई में नहर के दाएं बाएं दोनों साइड में बालू और मिट्टी जो कुछ वहां निकला है उसका ढेर लगा हुआ है। आप वीडियो में भी उसके देख सकते हैं, जो मैंने बनाया था उस पर, वो मार्च में मैं गया हुआ था। ये करीब कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी उसके पहले मैं गया था। तो उस समय काम प्रारंभिक दौर में था, 2-3 किलोमीटर। बनारस, नमस्कार, मैं सुरेश प्रताप। यहाँ मैं 80 घाट के सामने रेती पर हूँ। यहाँ रामनगर किला से लेकर और राजघाट पुल तक जेसीबी से खुदाई हो रही है। कहते हैं कि यहाँ गंगा के समानांतर एक नहर बनाई जाएगी। करीब 8-10 जेसीबी लगी हुई हैं। ये दिख रहा होगा आपको जेसीबी, और बालू का टीला ये करीब 8-10 मीटर गहरा है। बालू यहाँ से खोद कर निकाला जा चुका है और रेत का बांध बनाने की कोशिश की जा रही है। जेसीबी इसमें लगी हैं। यह काम लगभग 1 महीने से यहाँ चल रहा है। ये ठीक गंगा के समानांतर। लेकिन अब काम काफी आगे बढ़ गया है, ये पंचगंगा घाट के पास तक पहुंच गया है। तो उससे ये होगा कि अब प्रशासन की नींव टूटी है और बनारस के डीएम ने खुदाई करने वाली संस्था को जो है नोटिस एक जारी किया है कि शर्तों के हिसाब से बालू सिर्फ पूर्वी हिस्से में गिराना था, जिधर गंगा की धारा बहती है उस साइड में नहीं गिराना था, लेकिन दोनों तरफ गिरा दिए हैं। तो इसको 10 दिन के अंदर हटाइए। अब सवाल ये होता है कि ये तो नहर बना दिए हैं, नहर में से ट्रैक्टर वगैरह इस पार कैसे आएगा, और जो इधर बालू है वो बालू उधर कैसे जाएगा। जो काम 4 महीने में हुआ है, बालू का ढेर इकट्ठा किया गया है करीब 8-10 किलोमीटर के दायरे में, लंबाई में, और गहरा भी काफी है, 4-5 मीटर गहरा है। पूरा प्रोजेक्ट क्या है, ये न तो बनारस के अखबारों ने किसी ने छापा कुछ और न किसी ने कुछ बतलाया। लेकिन इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि मानसून में जब गंगा का जल स्तर बढ़ेगा तो बालू की जो दीवार है, बालू की दीवार तो आप खड़ा नहीं कर सकते। बालू का बांध इन्होंने बनाया है, वो बह करके वो नाले में चला जाए, तो जो जितनी खुदाई किए हैं वो सब बराबर हो जाएगा। और दूसरा चीज ये होगा कि गंगा घाट के किनारे गंगा जी पहले जितनी मिट्टी छोड़ती थी उससे अधिक मिट्टी छोड़ देंगी। और जो बालू बनारस में गंगा का स्वभाव ये है, नेचर ये है कि वो पूर्वी छोर पर बालू फेंकती हैं और घाट के किनारे वाले छोर पर मिट्टी फेंकती हैं। तो ये बहाव चूंकि धारा का रुक जाएगा, उधर मणिकर्णिका घाट के पास भी बांधे हुए हैं, मणिकर्णिका शमशान जो है, तो एक तो वो बांधे है, दूसरा ये नहर बन रही है, इसलिए धारा जो है विभाजित होगी। और जब धारा विभाजित होगी तो जो कुछ भी उधर से वो प्रयागराज वगैरह से, इलाहाबाद साइड से, मिर्जापुर से ले करके मिट्टी कचरा वचरा आ रही है, वो सबको बनारस में छोड़ देंगे। तो बनारस के एक कुछ घाट के किनारे लग जाएंगे,
जो मिट्टी होगी और जो बालू वालू का रेता होगा वो दूसरे साइड में लग जाएगा, जो काम हुआ है वो बंद हो जाएगा। हाँ, ये इनकी योजना है जलपोत चलाने की। और रामनगर किला से 2 किलोमीटर आगे एक बंदरगाह भी बन रहा है और बहुत कुछ काम उसका हो गया। और एक काम और हो रहा है, जो दशाश्वमेध घाट है वहां से 4-5 किलोमीटर दूर राजघाट पुल के पहले वहां एक हेलीपैड बन रहा है ताकि हेलीकॉप्टर वगैरह भी वहां उतारा जा सके। और एक चीज और इस चीज में समझ लीजिए कि जिस बरुणा नदी की बात हो रही है, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन राजघाट पर जो है वहां पर बरुणा की धारा को भी बांधा गया है, उसको भी बदला जा रहा है और ये साल भर से काम चल रहा है। तो बरुणा जिस चीज को गंगा में मिलती थी कृष्णमूर्ति फाउंडेशन राजघाट पुल के आगे जाकर के, वो उसका फ्लो भी बाधित होगा। तो वो एक वो बरुणा का, दूसरा ये जो हेलीपैड बना रहे हैं उसको भैंसासुर घाट कहते हैं, राजघाट पुल के इधर ही है, संत रविदास का मंदिर भी है वहां पर, उसी के पास बन रहा है। और इधर जो मणिकर्णिका शमशान के पास जो है 4 घाटों को पाते हैं। और चौथी चीज जो नहर खोद रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा ये तो प्रोफेसर यूके चौधरी आपको बता सकते हैं विशेष तौर से। हमने जो देखा, जो हो रहा है उसके बारे में लिखा और उसको बताया कि ये चीज हो रही है। अब इसकी योजना क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, आगे क्या उद्देश्य है, ये मैं नहीं बता सकता। नहीं तो प्रोफेसर यूके चौधरी साहब देखिए, सुरेश प्रताप सिंह जी इतने अनुभवी पत्रकार हैं, चप्पा चप्पा बनारस का जानते हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरह से वहां तबाही है, किस तरह से लोग असहाय हैं, कोई प्रतिरोध भी नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के आप क्या टिप्पणी करेंगे, ये जो बनारस में हो रही है तबाही विकास के नाम पे, आपकी आखिरी टिप्पणी क्या है, समापन टिप्पणी क्या है, क्या कहेंगे इसके आप? हमारी सबसे इम्पोर्टेंट टिप्पणी है गंगा की व्यवस्था इन टोटलिटी। यदि गंगा को, मैं अमेरिका गया था तो लोग वहां बता रहे थे कि यदि गंगा अमेरिका में रहती तो गंगा सोने से मढ़ी रहती। जी जी। लेकिन गंगा की यह दुर्दशा, एवरीथिंग इज डन अनसाइंटिफिकली, समस्त चीज बिना किसी नदी ज्ञान का किया जा रहा है। यही सबसे दुख की बात। गंगा जी के नाम से क्यों, गंगा जी की व्यवस्था से क्यों गंगा को आपने इंडस्ट्री बना दिया, इनकम का एक सोर्स बना दिया। यह मुक्तदायिनी गंगा, अविरल बहने वाली गंगा, विश्व के सबसे इंपॉर्टेंट गंगा, इसके नाम पर क्यों ही सब किया जा रहा है? यही दुख की बात जी। तो इसका मतलब यह है कि तमाम लोगों की नजर है कि वहां ये विश्वनाथ कॉरिडोर से और गंगा जी के तक वो ललिता घाट में बड़ा प्लेटफॉर्म बना के, फिर वहां से बंदरगाह से पानी के जहाज चला के, ये जो कमर्शियलाइजेशन है गंगा जी का, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, ये सारा प्लान बेसिकली हिडन इसीलिए छुप छुपा के किया जा रहा है। और हम समझते हैं कि ये केवल बनारस के लोगों के लिए चिंता की बात नहीं है। जो बनारस, गंगा जी और काशी विश्वनाथ मंदिर, ये विश्व की धरोहर हैं। और इसी लिहाज से आप दोनों महानुभावों से, इतने आप बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, हमने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि लोग जब सच्चाई को जानेंगे तो जरूर उस पर वो चिंता करेंगे। और जैसा कि आपने प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे हैं कि भाई इस पे बैठक किया जाए, इस पे संशोधित किया जाए, अभी भी समय है। तो आपने जो समय रहते चेतावनी दी है वो बहुत ही हम समझते हैं कि उपयोगी चेतावनी है। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए और आप लोगों की राय को शामिल करके ही वहां कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। बनारस के लोगों की उपेक्षा करके वहां केवल बिजनेस के और कमर्शियल प्रोजेक्ट चलाना जो है वो उचित नहीं है। वो कॉमर्स तो खैर नहीं चलेगा, उससे बनारस का, बनारस के घाटों का, बनारस आगे जो
रेल का पुल है और भी बहुत सारों में ये बहुत बड़ा नुकसान और तबाही भी हो सकती है। तो उस तबाही से बचने के लिए जरूरी है कि सरकार इस पर फिर से सोचे और वैज्ञानिकों की सलाह लेकर ही कोई कदम वहां पर उठाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।